जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग टॉप 20 करंट अफेयर एमसीक्यूज़ देखेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इस वीडियो से कम 3-4 सवाल आप लोगों को एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाए। तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको फ़िल्टर करने के बाद, छाँटने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस देख पाएंगे एग्ज़ाम के पहले, कम से कम 300-400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो एमसीक्यू के थ्रू देख ही लेंगे हम लोग करंट अफेयर्स के। तो अच्छे से आप लोग रिवाइज़ करिएगा और पीडीएफ जो है वो आप लोगों को जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल और बाकी जो जय हो स्टडी वनडे एग्ज़ाम है हर जगह शेयर कर दिया जाता है, तो कहीं से भी आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ये जो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो लागू किया गया है, बना है, उसके तहत पहला एफआईआर उत्तर प्रदेश में कौन से केस के विरुद्ध और कौन से ज़िले में ये रजिस्टर किया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि भारत की नई भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जो पहली एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है वो कौन से ज़िले के पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, ये आपको बताना है। तो पहले हम लोग जिला देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन में ये भी देख लेंगे कि कौन सा केस था, ताकि अगर थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश किया जाए तो ये हम लोगों का ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। जो राइट आंसर है वो है अमरोहा। तो अमरोहा के पुलिस स्टेशन में, ये जो पुलिस स्टेशन है इसका नाम है रेहरा पुलिस स्टेशन। तो रेहरा पुलिस स्टेशन में ये दर्ज किया गया है मामला। और ये जो मामला है ये लापरवाही के कारण मौत के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा, ये जो सेक्शन 106 है, धारा 106, उसके तहत ये पहली एफआईआर दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रेहरा पुलिस स्टेशन में। तो इसको ध्यान रखिएगा, कैसे भी सवाल अगर पूछा जाए तो आपका अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद ठीक हो जाना चाहिए। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने फुल लिस्ट अपने फौना की प्रिपेयर की है। फौना का मतलब जीव जंतु होता है। तो सवाल ये है कि कौन सा देश अपने जीव जंतुओं की पूरी सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अभी तक इस देश से पहले कोई भी ऐसा देश नहीं था जिसने पूरी सूची तैयार की हो कि हमारे देश में कौन कौन से जीव जंतु हैं, और उसकी पूरी लिस्ट उस देश के पास मौजूद है। तो ऐसा करने वाला ये अपना देश है भारत। तो भारत जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास अपने जीव जंतुओं की पूरी सूची तैयार है या फिर मौजूद है। और देखिए ये हुआ कैसे। ये जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, उसका नाम है फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। ये बड़ा डिटेल में यहाँ पर डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जीव जंतुओं को लेकर। और भारत पहला देश बन चुका है इस तरह का काम करने वाला। और ये लिस्ट में जो तैयार की गई है इसमें लगभग 1 लाख से भी अधिक अलग अलग स्पीसीज या 1 लाख से भी अधिक जीव जंतुओं की जो लिस्ट है वो उसमें शामिल है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कलकत्ता में मतलब स्थित है, 1 जुलाई को उसका 109वां फाउंडेशन डे यानी कि उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में ये लिस्ट तैयार की गई और भारत जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया करने वाला। जहाँ तक बात है 1 जुलाई की, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भी लागू किया गया था। तो 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस के रूप में भी बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसे भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। पहले के वीडियोस में हमने देख रखा है, बट उसे फिर से हम लोग देख लेंगे जीएसटी दिवस के ऊपर भी, कौन सा देश पहला था जिसने जीएसटी को अपनाया था। फ्रांस जो था उसने सबसे पहले जीएसटी को अपनाया था या कोई और देश था। अपने देश में, अपने सारे राज्यों में अगर हम लोग बात करें तो आसाम पहला राज्य था जिसने जीएसटी को अपनाया था। हाल ही में एक आईएएस अधिकारी हैं सुजाता सोनिक, वो पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं किस राज्य की, यही सवाल है। तो हाल ही में एक आईएएस अधिकारी सुजाता सोनिक जी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। तो सुजाता सोनिक जी को आप लोग देख सकते हैं, ये सुजाता सोनिक जी हैं, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव ये नियुक्त की गई हैं। इसी साल का ये न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत और कौन सा दूसरा ऐसा देश है जिसके साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट हाल फिलहाल में अभी पूरा हुआ है। तो हाल ही में भारत और किस अन्य देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास शुरू हुआ या फिर अभी पूरा हो चुका है। उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, मंगोलिया या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मंगोलिया। तो भारत और मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट जो है वो अभ्यास पूरा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत में अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या युद्धाभ्यास होता है और एग्जामिनेशन के कुछ समय पहले तक भी होता है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है जानना कि कहाँ पर हुआ है।
तो ये 16वां संस्करण या फिर 16वां एडिशन था भारत और मंगोलिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। और ये फॉरेन ट्रेनिंग नोड है। बहुत सारे आप मिलिट्री एक्सरसाइज को देखेंगे इसी जगह पर होता है। उमरोय मेघालय में एक जगह है उमरोई, उसी उमरोई के विदेशी प्रशिक्षण नोड, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फॉरेन ट्रेनिंग नोड, वहाँ पर इस तरह के युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो इस बार जो बारी थी वो 16वां संस्करण था किसका, भारत और मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट का। ये इमेज में भी आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा संगठन है या फिर मंत्रालय है जिसने हाल फिलहाल में लॉन्च किया है संपूर्णता अभियान, जिसकी वजह से स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास और शिक्षा पर ध्यान दिया जा सकता है। तो हाल ही में किस संगठन या मंत्रालय ने स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पंचायती राज मंत्रालय है, नीति आयोग है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नीति आयोग के द्वारा इस संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें हमें और भी चीज़ें जानने को मिलेंगी। पूरे देश में इसे लागू किया गया है और इसमें कई सारे अलग अलग पैमाना हैं, मापदंड हैं, सोशल की इंडिकेटर्स हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, यानी कि 500 आकांक्षी ब्लॉक और 112 जो आकांक्षी जिले जिन्हें हम लोग कहते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें 3 महीने के इस अभियान की शुरुआत की गई थी। तो अगर मान लीजिए कभी आपको एक वर्ड का कोई ऑप्शन दिखे, कितने एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, आकांक्षी ब्लॉक हैं या फिर कितने आकांक्षी जिले यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये नंबर याद रखिएगा, 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक और 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। बाकी हम लोग ये जान ही चुके हैं, डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल, यानी हाल ही में विकसित की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अवतार प्रथम, प्रहार प्रथम, संघारम प्रथम या फिर रुद्रम प्रथम। तो रुद्रम 1 या रुद्रम प्रथम बोल लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रुद्रम प्रथम या फिर रुद्रम 1। यही भारत की पहली खुद से विकसित की गई यानी कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए, ये भारत की एक बहुत ज़बरदस्त फाइटर प्लेन है जिसे सुखोई कहते हैं, सुखोई 30 MKI ये फाइटर जेट है। उसी में ये देखिए ये लगा हुआ है रुद्रम 1 मिसाइल। तो इमेज से भी थोड़ा सा ध्यान रहेगा आप लोगों को, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाल ही में किन्हें पहला के सरस्वती अम्मा अवार्ड से नवाजा गया है, यानी हाल ही में प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, अरुंधति रॉय जी, अरविंद अडीग जी, पी गीता जी या जुम्पा लहरी जी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पी गीता। तो पी गीता जी को आप देख सकते हैं, उनका इमेज है यहाँ पर, और उनके नारीवादी साहित्य और अध्ययन की एक महत्वपूर्ण मान्यता में लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता पी गीता जी को पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये केरल में एक बहुत बड़ा संगठन है और इस तरीके से चीज़ें हैं, तो वहाँ पर दिया जाता है, वहीं से इन्हें दिया गया था। कौन देता है ये हमारे लिए उतना जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये पहला इस तरह का सम्मान था, तो पी गीता जी का नाम अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो ऑप्शन वही आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है मैत्री नाम से, तो आपको बताना है कि भारत और कौन सा दूसरा देश है जिसके बीच में ये मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर मैत्री नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड या मलेशिया, किसके बीच में हुआ है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में ये मैत्री नामक युद्धाभ्यास या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आखिरी बार देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना उमरोई मेघालय, तो वहाँ पर ये 5 साल पहले इसका आयोजन किया गया था और 5 साल के बाद जाकर अब जुलाई में 1 से 15 जुलाई 2024 में इस साल ये आयोजन इसका किया गया है मैत्री युद्धाभ्यास का भारत और थाईलैंड के बीच में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना इंडो थाईलैंड जॉइंट एक्सरसाइज, और ये मैत्री बना हुआ है। इसे अगर थोड़ा जूम करके देखें तो देखिए ये है इंडो थाईलैंड जॉइंट एक्सरसाइज और ये मैत्री लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत और थाईलैंड के बीच में इसका आयोजन किया गया था। इस बार इसका आयोजन जो है वो ताक प्रांत है, टाक मतलब ताक प्रोविंस थाईलैंड में, वहाँ पर हुआ था। तो जगह जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, 5 साल के बाद हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है। मैत्री एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है, बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है,
कौन सा देश है जिसे 10वें मेंबर के रूप में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया गया है? यानी हाल ही में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोमानिया, बुल्गारिया, फिनलैंड या फिर बेलारूस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बेलारूस। तो बेलारूस जो है वो 10वें सदस्य के रूप में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ में शामिल हुआ है। अगर हम लोग बात करें तो जो 24वां एससीओ समिट था वो अस्ताना कजाकिस्तान में पूरा हुआ है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही 2017 में इसे ज्वाइन किया था। ईरान ने 2023 में ज्वाइन किया था, पिछले साल 9वें सदस्य के रूप में, और 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस जो है उसने ज्वाइन कर लिया है। बाकी जो भी चीज़ें आप देख लीजिएगा कि एससीओ की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कारण क्या है वो सब कुछ आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कायर स्टारमर या कीर स्टारमर कौन से देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ये आपको बताना है। स्पेन, इटली, यूनाइटेड किंगडम या फिर बेल्जियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके। यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में कीर स्टारमर जो है वो चुने गए हैं। ये कीर स्टारमर को आप देख सकते हैं। लेबर पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली अभी हाल फिलहाल में जो यूके में चुनाव हुए। 650 सीट में लगभग 410 सीट, एक बहुत बड़ा मार्जिन है जो लेबर पार्टी जीती है। और कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर थे ऋषि सुनाक, उनकी हार हो गई। उनको हराकर कीर स्टारमर जो है वो यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। लेबर पार्टी से ये चुने गए हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन में थोड़ा सा कुछ कंजर्वेटिव पार्टी इस तरह से लिखा हुआ आता है तो उस खेल में नहीं फंसना है। लेबर पार्टी के ये हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनाक जी थे जो हार चुके हैं इस बार के चुनाव में। अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे डिक्लेयर किया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे या फिर आप हिंदी में इसे बोल सकते हैं संविधान हत्या दिवस। तो कौन से दिन को, कौन से डेट को संविधान हत्या दिवस के रूप में डिक्लेयर किया गया है, ताकि इमरजेंसी जो लागू की गई थी 1975 में उसकी याद उस दिन आती रहे। तो ये जो डेट है, डेट कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट में रिवीजन नहीं हो पाता है तो हम भूल जाते हैं। तो डेट बस ये याद रखिएगा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। 1975 में जो आपातकाल की घोषणा हुई थी उसकी स्मृति में इस तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और अगर हम थोड़ा सा और डिटेल देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनके नेतृत्व वाली सरकार ने उस समय देश के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी, उनको अनुच्छेद 352 का उपयोग करके भारत में आंतरिक आपातकाल की स्थिति घोषित की थी, यानी कि इंटरनल इमरजेंसी घोषित हुआ था। तभी बाद में जब 44वां संशोधन अधिनियम आया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया, उसके तहत फिर ये 44वां जो था उसके तहत फिर ये बताया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है ऐसा कोई अब ग्राउंड नहीं होगा इमरजेंसी को लगाने का। अब आप आर्म्ड रेबेलियन जो सशक्त हथियारबंद जो भी विद्रोह होगा, सशक्त विद्रोह होगा, उससे इसको चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस को। तभी आप जो है वो आंतरिक इमरजेंसी को लगा सकते हैं। उसका जो ग्राउंड था, पैमाना था, उसको बदल दिया गया था। हाल ही में कौन से देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च अवार्ड दिया, राष्ट्रीय अवार्ड दिया, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल? देखिए बहुत सारे देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दिया है। तो वो लिस्ट अगर आप लास्ट टाइम में नहीं भी रिवाइज कर पाते हैं तो कम से कम जो इम्पोर्टेंट हैं, जो महत्वपूर्ण देश हैं, उन्होंने जो अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हुए हैं, नागरिक सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दिए हुए हैं, कम से कम वो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी ये द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ये शब्द आएगा, द एपोस्टल आएगा, तो आप समझ जाएगा कि ये रशिया की तरफ से दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रशिया। रूस की तरफ से इस अवार्ड को दिया गया था। देखिए ये सम्मानित कर रहे हैं पुतिन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो ये फिगर से आप लोग याद रखिएगा और ये शब्द याद रखिएगा, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये रशिया की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। आगे देखते हैं, किस कंपनी ने हाल फिलहाल में दुनिया का पहला सीएनजी से चलने वाला मोटरसाइकिल बनाया है? यानी हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी चालित मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है? हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, बजाज या फिर सुजुकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बजाज। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बजाज ऑटो ने हाल फिलहाल में दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च की है।
और इसका नाम रखा है बजाज फ्रीडम 125, बजाज फ्रीडम 125। अब देखिए, इनका क्लेम ये है कि 50% तक कम ईंधन का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। कैसे? बस सिंपल सी बात समझ लीजिए। इन्होंने 2 टैंक बनाए हैं। मान लीजिए नॉर्मल टाइम में 1 लीटर से आपका कुछ दूरी तक आप कवर कर सकते हैं अपने बाइक से। तो इन्होंने इसमें क्या किया है कि 2 ऐसे कंपार्टमेंट बना दिए हैं। आधे में आप 50% वही यूज़ करिए, अपना पेट्रोल जो आप यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे यहाँ 1 लीटर है तो आप आधा लीटर यूज़ करिए, और आधे में जो है वो आप सीएनजी फिल कर लीजिए। तो आधा इन्होंने बना रखा है सीएनजी के इस्तेमाल के लिए, और आधा में आप अपना जो पेट्रोल वगैरह भराते हैं वो अपना भरवाइए। तो सीएनजी का जो दाम है वो काफ़ी कम होता है पेट्रोल के कंपैरिजन में, तो इसीलिए इन्होंने लगभग बोल दिया कि 50% के आसपास आपका कम ईंधन का खर्चा लगेगा। कुल मिला के बात यही है। किस देश ने 3 दिन का नाटो समिट का आयोजन किया 9 से 11 जुलाई तक 2024 में? अब ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी हम देखेंगे। तो किस देश ने 9 से 11 जुलाई 2024 तक 3 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूएसए। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 75वां एनिवर्सरी था, यानी कि ये 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है नाटो की स्थापना की, और नाटो की जो स्थापना है वो 75 साल पहले की गई थी। अब अगला जो होगा नाटो का समिट वो 2025 में द हेग, नीदरलैंड्स में होगा। नीदरलैंड्स की हम लोग बात करें तो इसका जो कैपिटल है, जो इसकी राजधानी है, वो है एम्स्टरडैम। और इनका यहाँ पे एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है जिसको हम लोग बोलते हैं रॉटरडैम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रॉटरडैम बोलते हैं। रॉटरडैम जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि सबसे बड़ा पोर्ट भी है। और राइन नदी की, जैसे कई नदी मिलकर एक नदी में आके मिलती हैं तो उसे हम सहायक नदी बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। उसी तरीके से कई बार क्या होता है कि समुद्र या किसी बड़े झील के पास जाते जाते नदी जब बिल्कुल धीमी पड़ जाती है तो वो कई सारे आप देखेंगे शाखाओं में टूट जाती है, तो जिसे हम लोग इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। और जो ये सहायक नदी होती है, कई नदी आके जो एक बड़ी नदी में मिलती है या जुड़ती हैं, तो उसे हम लोग ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि जो शाखा नदी है। तो राइन नदी रॉटरडैम के पास जाके कई सारे टुकड़े में, शाखाओं में टूट जाती है। तो वहाँ पर जो रॉटरडैम के पास एग्जैक्ट नदी बहती है उसका नाम है न्यू मी यूज रिवर। न्यू मी यूज रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे अगर कभी सवाल इस तरह से पूछ दिया जाए ज्योग्राफी में कि रॉटरडैम कौन सी नदी पर स्थित है और वहाँ राइन नदी का केवल ऑप्शन हो, तो आप उसको टिक कर लीजिएगा, राइन नदी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई नाम आपको नदी का देखने को मिले, न्यू मी यूज रिवर, क्योंकि रॉटरडैम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है और नीदरलैंड्स में पड़ता है, तो हो सकता है कि वो कौन सी नदी पे स्थित है, पेपर क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वो पूछ सकते हैं। तो न्यू मी यूज रिवर अगर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा तो वो आंसर सही हो जाएगा। और चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, नाटो की जहाँ तक बात है तो 75 साल पहले 4 अप्रैल को 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक तरह का मिलिट्री गठजोड़ है देशों के बीच में, और इसके तहत ये था कलेक्टिव डिफेंस का इसमें कॉन्सेप्ट था। कलेक्टिव डिफेंस का सिंपल सा मतलब ये है कि 10 देश अगर आपस में एक साथ जुड़ गए हैं तो उनका ये मानना है कि किसी एक देश पे भी अगर किसी दूसरे देश ने अटैक किया, उन दसों वो 10 तो देश आपस में कभी नहीं अटैक करेंगे। कोई बाहर का देश अगर अटैक करता है तो किसी भी देश पर अगर हमला हुआ तो वो हमला उसे अपने देश पे माना जाएगा। तो मान लीजिए यूएस नाटो के साथ जुड़ा हुआ है और नाटो के किसी खास देश पे अटैक कर दिया गया, किसी भी मेंबर पे अटैक कर दिया गया किसी दूसरे देश के द्वारा, तो यूएस उसको पर्सनली लेगा कि आपने मेरे देश पर अटैक कर दिया है। तो हमारी जो तैयारी होगी, उसकी जो तैयारी, जो अटैक होगा, वो सब कुछ वैसा होगा। सिंपल सा कलेक्टिव डिफेंस का मतलब ये है कि हम एक दूसरे को मिलकर डिफेंड कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हैं वो 32 मेंबर्स हैं नाटो में। 2 लेटेस्ट जो मेंबर जुड़े हैं वो 31वां मेंबर है फिनलैंड और 32वां मेंबर है स्वीडन, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, अभी हम लोगों ने 1-2 वीडियो पहले जो करंट अफेयर्स का पढ़ा था उसमें ये भी पढ़ा था कि नाटो रशिया से सटे हुए फिनलैंड में अपना नया बेस बनाने जा रहा है अगले साल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब फिनलैंड में नाटो अपना नया बेस बनाने जा रहा है। अगर आप मैप में भी देखेंगे तो ये लगभग मान लीजिए कि इस तरह से, और ये कुछ है इस तरह से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे है, तो ये स्वीडन है। तो स्वीडन जो है वो रशिया के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा ये नॉर्वे का टच करता है रशिया को, और फिनलैंड जो है वो बॉर्डर बनाता है रशिया के। ये मान लीजिए लगभग रशिया है।
तो स्वीडन तो नहीं बनाता है बॉर्डर, लेकिन नॉर्वे बनाता है। ये एन है नॉर्वे और ये एफ है फिनलैंड, ये दोनों बनाते हैं। तो फिनलैंड जो है वो 31वां मेंबर है और लेटेस्ट मेंबर जो ज्वाइन हुआ है वो 32वां कौन है, स्वीडन। अगर हम बात करें कैपिटल की, तो देखिए नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। ये हो गई तीनों देशों की राजधानी की बात। अगर अब हम लोग बात करें कि सबसे अधिक द्वीप कौन से देश में है, मोस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स किसके किसके पास में है, तो फर्स्ट नंबर पर इसमें आ जाता है आपका स्वीडन। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आ जाता है स्वीडन, सेकंड नंबर पर आ जाता है नॉर्वे, थर्ड नंबर पर आ जाता है फिनलैंड, तब चौथे नंबर पर आता है आपका कनाडा, पांचवें नंबर पे सबसे अधिक द्वीप रखा है यूएसए ने, छठवें नंबर पर फिर आप आ जाइए वापस से एशिया में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया, सातवें पे आपको देखने को मिलेगा जापान, आठवें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, फिर नौवें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा फिलीपींस और तब 10वें नंबर पर चिली। चिली आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में जो सबसे अधिक द्वीप रखा है। अब चिली जो है वो किसके लिए फेमस है, वो कॉपर के लिए फेमस है। सी फॉर चिली, सी फॉर कॉपर। तांबे का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कॉपर का वही है। अब अगर तांबा पढ़ लिए हैं तो सोना भी देख लेते हैं। सोने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, सी फॉर चाइना। चाइना जो है वो गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ऑस्ट्रेलिया को मत याद रखिएगा, 2023 में कुल उत्पादन का 10% जो उत्पादन है सोने का वो चाइना ने किया था अकेले, और सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। अब सोना और तांबा हमने देख लिया है, तो चांदी भी देख लेते हैं। चांदी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, मैक्सिको। ठीक है, तो इतने काम की चीज़ें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। राचेल रीव्स पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी हैं किस देश या ब्लॉक की। हाल ही में राचेल रीव्स किस देश या ब्लॉक की पहली महिला वित्त मंत्री बनी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसका भी आंसर यूके हो जाएगा। ये राचेल रीव्स हैं। तो 45 वर्षीय रीव्स सरकारी खजाने के चांसलर बन गई हैं। अब उनकी केंद्र वामपंथी जो लेबर पार्टी है, सेंट्रल लेफ्ट लेबर पार्टी है, जिन्होंने हाल ही में अभी इलेक्शन जीता है, अभी हमने ऊपर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम भी देखा हुआ है, तो उसी में ये राचेल रीव्स जो हैं वो बनी हैं नई फाइनेंस मिनिस्टर और पहली महिला प्रधान, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूके की। तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन से राज्य सरकार ने एक बड़े इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव मित्र वन की शुरुआत की है। मित्र वन जिसे हम लोग फ्रेंडशिप फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये वृक्षारोपण जन अभियान जो है उसी के तहत ये एक उनका इनिशिएटिव है। तो किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के हिस्से के रूप में मित्र वन या मैत्री वन नामक एक प्रमुख पर्यावरणीय पहल का अनावरण किया है, तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आप लोग देख सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर, ठीक है, नेपाल के साथ जो हमारी सीमा है उसी पर वृक्षारोपण जन अभियान के हिस्से के रूप में मित्र वन की शुरुआत की थी। इस पहल में शक्ति वन, युवा वन, बाल वन जैसे विशेष वनों की स्थापना की गई। आपको ध्यान ये देना है कि 35 करोड़ पौधे जो है उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमाओं पर लगाए जाएंगे। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, कितने टोटल पौधे होंगे, 35 करोड़। कौन से राज्य में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया है घर घर सोलर इनिशिएटिव। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है, तो ये भी शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश में टाटा पावर ने की है। और ये इसकी शुरुआत जो है वो वाराणसी से की गई थी 5 जुलाई 2024 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया है घर घर सोलर इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई 2024 वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि छत पर सौर समाधान के माध्यम से हर घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान किया जाए। हाल ही में कौन सा राज्य पहला राज्य बन चुका है जिसने 10 साल का रोड सेफ्टी एक्शन प्लान को अपनाया है। यानी हाल ही में कौन सा राज्य 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन चुका है, तो ये राज्य है राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। और इनके एक्शन प्लान के हिसाब से 50% तक रोड एक्सीडेंट हमें राजस्थान को कम करना है 2030 तक। 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो कि हिंदी संवाद इवेंट हुआ था वो किसे दिया गया है। तो हिंदी संवाद इवेंट में 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे नवाजा गया है, यही सवाल है। हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है श्री
डॉक्टर उषा ठाकुर जी को, इनको याद रखिएगा। अब ये अवार्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अवार्ड खुद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर उषा ठाकुर को हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान को मान्यता देते हुए नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने 40 से अधिक साहित्यों का हिंदी और नेपाली में अनुवाद किया है और हिंदी भाषा को मजबूत किया है। इसीलिए यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा इन्हें दिया गया है। और एक चीज़ और, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, वो फिजी में हुआ था 2023 में। और डॉक्टर उषा ठाकुर जो हैं, चूंकि डॉक्टर ठाकुर जो है वो फिजी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी थी, इसलिए उन्हें काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पुरस्कार दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसने एडवांस्ड लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपनाया है, जिससे जंगल में अगर आग लगेगी तो पहले ही उसे भांप लिया जाएगा, यानी अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाएगा फॉरेस्ट फायर्स का। तो किस बाघ अभयारण्य ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणाली की शुरुआत की है? और ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये शुरुआत करने वाला ये पहला बाघ अभयारण्य है, पहला कोई ऐसा बाघ अभयारण्य है, पहला ऐसा कोई टाइगर रिजर्व है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके ये पता लगाने की कोशिश की कि जंगल में आग लग सकती है, कब लग सकती है, पहले ही हमें पता चल जाए। तो ऐसा टेक्नोलॉजी अपनाने वाला ये पहला बाघ अभयारण्य है और ये है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व, इसको ध्यान रखिएगा, पेंच बाघ अभयारण्य, देखिए फिगर में भी लिखा हुआ है, सूर्यवानी गेट पेंच टाइगर रिजर्व। और पेंच टाइगर रिजर्व आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। और टाइगर रिजर्व के ऊपर भी हम लोग एक बार वीडियो देखेंगे अलग से, उसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, इंपॉर्टेंट वाले देख लेंगे, टोटल कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व या पेंच बाघ अभयारण्य ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणाली की शुरुआत की है। तो ये 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, फिर हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट 20-25 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट 1-2 दिनों में देखेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।